सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कुछ खबरें पार्लियामान के अंदर बहुत मुख्तलिफ हो रही हैं क्योंकि बाहर जो इत्तेहाद PDM की सूरत में था वो अब शायद टूट रहा है। असल मामलात पार्लियामान की सियासत है क्योंकि अब ना तो कोई लॉन्ग मार्च की सूरत नज़र आ रही है, ना कोई बड़ा एहतजाज दिखाई दे रहा है। तो जो पार्लियामान के अंदर होना है अगले आने वाले दिनों में, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नून के दरमियान एक बड़ी खलीज नज़र आ रही है। वही दो जमातें जो कल इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने की बात कर रही थीं, आज वो दोनों जमातें शायद एक दूसरे के खिलाफ नजर आ रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दे दिया कि यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले पर वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। दूसरी जानिब अगर वो यहाँ अपोजिशन लीडर को तस्लीम नहीं करते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी या आसफ अली जरदारी जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, क्या वो अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ को तस्लीम करेंगे या नहीं? ये एक बड़ा अहम पॉइंट है क्योंकि आज तो उन्हें एक अलग चैम्बर दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि एक अपोजिशन के अंदर अपोजिशन बन गई है। आज इस तमाम तर सूरत हाल पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ हमें कुछ देर पहले आपको खबर भी दी है ब्रॉडशीट शीट कमीशन के हवाले से, इस पे भी बात होगी। लेकिन ये जो PDM में दरार बन गई है, इस दरार की वजूहात क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? पहले तो कहा जाता था कि पूरी PDM यकजा है, तो क्या कोई एक्सटर्नल लोग आए हैं कि इतने बड़े बड़े सियासतदानों, इतने तजर्बाकार सियासी जमातों को अलग कर गए हैं, या वाकई जो कहा जा रहा था शुरू से कि दोनों बड़ी जमातें अपने नज़रियात अलग रखने के बावजूद एक मौक़िफ़ पर कायम है और वह है हुकूमत का ख़ात्मा। अब वो हुकूमत का ख़ात्मे का मौक़िफ़ कहाँ फॉल कर रहा है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस्मान सईद बसरा साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। राना एहसान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं, बड़े यंग और एनर्जेटिक आदमी हैं, बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का भी। ये मामलात जो हैं वो पार्लियामान के अंदर क्या हो रहे हैं, इस पर हमारे सीनियर रिपोर्टर सिद्दीक साजिद जो हमें 2 दिन पहले बड़ी अहम खबरें दे रहे थे और वो खबरों पर कायम थे, ये खबर बड़ी एक वाज़ेह तौर पर एक लकीर खींचते हुए PDM में नज़र आ रही है। सिद्दीक साजिद साहब से जान लेते हैं। सिद्दीक साजिद साहब, ये क्या मामला हुआ है पार्लियामान की सियासत के अंदर? पीपल्स पार्टी अब अलग हो गई है मुस्लिम नून से कि वो अब चैम्बर भी बिलावल भुट्टो साहब को अलॉट हो गया है, ये हुआ क्या है सारा मामला? जी, आपको याद होगा जब यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर बने थे तो उस दिन मरियम नवाज ने एक मीडिया टॉक की थी लाहौर में, जिसमें उन्होंने कहा था अब एक लकीर खिंच गई है, रेड लाइन जो है वादे, और ये वही रेड लाइन है जिसका वो जिक्र कर रही थी। उसी के नतीजे में एक तो PDM से दोनों जमातों के जो इख्तलाफात है वो भी खुलकर सामने आए। अब पार्लियामान का जो ऐवान है, सेनेट और कौमी असम्बली, वहां पर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग अलग सियासत करने में जा रहे हैं और इसी वजह से जो नून लीग है यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर अपने मौक़िफ़ का फैसला किया है और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने नून लीग से अपने जो पार्लियामानी राब्ते हैं वो न सिर्फ महदूद कर दिए बल्कि वो खत्म होने के करीब हो गए हैं। और आज का स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट सादिक सिंघानी दोनों पीपल्स पार्टी पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं। ऑलमोस्ट गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान 2 मरतबा टेलीफोनिक राब्ता हुआ है यूसुफ रजा गिलानी का और स्पीकर असद कैसर का, और फिर एक दरखास्त पीपल्स पार्टी की जानिब से दी गई और उस दरखास्त को एक्सेप्ट करते हुए स्पीकर ने बिलावल भुट्टो को अलग चैम्बर भी इनार कर दिया है। पहले तो जितनी भी अपोजिशन की मीटिंग होती थी मुश्तरका तौर पर सारी शहबाज शरीफ का जो चैम्बर है अपोजिशन लीडर के तौर पर, वहाँ पर एक अलग चैम्बर भी बिलावल भुट्टो सरदारी को दिया गया है। अब नून लीग जो अपोजिशन के इजलासों में पीपल्स पार्टी को वैसे ही नहीं बुला रही और फिर दूसरे पीपल्स पार्टी ये भी किया कि स्पीकर की तरफ से जो पहले इजलास बुलाए जाते तो उसका PDM की तरफ से बाइकाट किया जाता था, क्योंकि अब ये खुद ही इन्होंने फैसला कर लिया पीपल्स पार्टी ने कि हम हिस्सा नहीं है। इस वजह से पीपल्स पार्टी ने स्पीकर की तरफ से बुलाए गए इजलासों का न सिर्फ बाइकाट खत्म किया है बल्कि कल जो एक इजलास होने जा रहा है उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी और आज भी जो टेलीफोनिक राब्ते हुए उसमें भी यह तय किया गया कि नवीद कमर
बिलावल भुट्टो जरदारी की जानब से बाकायदा फोकल पर्सन नामजद कर दिए गए हैं। अच्छा। और पार्लियामान के अंदर जितनी भी हुकूमत से बातचीत होगी वो नवीद कबर उसके फोकल पर्सन होंगे। और ये तय कर दिया पीपल्स पार्टी ने कि हमने पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं छोड़ना है। और दूसरी तरफ ये भी तय हुआ कि पीपल्स पार्टी अब चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी अपने ताल्लुकात बेहतर करने जा रही है। दूसरी तरफ हम सिर्फ पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि वो सीटों के मामले पे क्या फैसला करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने अहम फैसले करेंगे। जबकि दूसरी तरफ फजलुर रहमान जो है वो सारी सूरत से बहुत ज्यादा मायूस हैं। और आज भी कपूर हैदरी ने उनसे टेलीफोन में रब्ता किया था, जो कि सेक्रेटरी जनरल JVP के तो शायद ककान अब्बासी के साथ कल मुलाकात हुई थी, उसकी तफसीलात से भी आगाह किया। और मौलाना का ये कहना था कि जो कुछ पीपल्स पार्टी और रूलिंग कर रहे हैं इसके ऊपर उनको बहुत ज्यादा जो है मायूसी हुई है और इसका नुकसान ही होगा PDM को। बिल्कुल, ये मौलाना फजलुर रहमान जो सरबराह हैं वो खासे मायूस नज़र आ रहे हैं कि दोनों बड़ी जमातों ने जो किया है PDM को नुकसान होगा, PDM के कॉज को नुकसान होगा। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद, हमारे नुमाइंदा खुसूसी सीनियर रिपोर्टर हमें आगाह कर रहे थे कि पार्लियामान के अंदर अब अगले आने वाले दिनों में क्या होगा। राना एहसान साहब से आगाज़ करते हैं। राना साहब, ये क्या हुआ PDM में? क्या वो वाकई लड़ाई हो गई है कि अब पार्लियामान से अंदर, पार्लियामान के बाहर जिस किस्म के बयानात और उसके बाद अब इवन अपोजिशन जो है उसके अंदर एक अपोजिशन नज़र आ रही है अलग से, क्या वजूहात हुई हैं? ज़्यादा देर आप चल नहीं पाए हैं साथ। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। PDM के जो फैसले हैं जो PDM के प्लेटफॉर्म से होते हैं उनको ऊपर पहरा देना और उनके ऊपर अमल करने से ही इत्तेहाद बरकरार रह सकता है। और देखने में प्रॉब्लम यही बना कि जब जो PDM का फैसला था उस फैसले से अलग होके पीपल्स पार्टी ने अपना जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो सिलेक्ट किया और उसमें PDM को जो है वो मुशावरत में नहीं लिया। देखिए, अगर पीपल्स पार्टी को बहुत ही ज्यादा जरूरी था कि गिलानी साहब को बुलाना ही था उनको, तो असूली जो रास्ता था वो ये था कि PDM की मीटिंग बुलाई जाती और उसके अंदर पीपल्स पार्टी ये रखती कि हमारे लिए बड़ा जरूरी है, आप हमें सपोर्ट करें। लेकिन उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि जो है वो ऑपोजिशन से अलावा सेनेटर्स की सपोर्ट ली गई। तो ये सारे मामला जो हैं इसने जो है डेफिनेटली एक PDM की मुस्कुन बात थी। देखिए, अगर कोई इख्तलाफ है या कोई एक पार्टी का अलहदा मौक़िफ़ है वो हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैसला जो है वो जो बॉडी जो है वो PDM है, उस तरफ से लाए तो बेहतर है। यही दरार पड़ी है और यही दरार आगे जो है अगर कोई इसका जो मैं समझता हूं अगर कोई सोल्यूशन भी है इसका तो वो भी PDM का ही प्लेटफॉर्म है। अगर PDM के प्लेटफॉर्म के अंदर पीपल्स पार्टी आके कन्विंस कर जाती है बाकी जमातों को तो वो ठीक होगा, लेकिन अगर वो नहीं कन्विंस कर पाती और मेजॉरिटी जो जमातें हैं उनका एक फैसला होता है तो वो फिर पीपल्स पार्टी को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही है, पीपल्स पार्टी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन बहरहाल सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब भी खासे सारे अमल से मायूस हुए हैं। जो एक असल मामला था वो था हुकूमत को गिराने का, उसमें तो अब शायद पीछे चले गए, आपसी इख्तलाफात, आपसी बयानात ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस्मान सईद बसरा साहब, हुकूमत के पास क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देने के लिए कि वो अब शेर व शकर हो गई है, पार्लियामेंट का हिस्सा हो रही है, वो अलग उनको चैम्बर अलॉट कर रहे हैं, वो उन कमेटीज़ में भी आ रहे हैं जिन कमेटीज़ में बाकी अपोजिशन बात भी नहीं करना चाह रही है। तो क्या कोई रिलीफ दे रहे हैं आप, NRO दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि वहाँ राहें आसान हो रही हैं आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सर, मैं तो एक तो आपका बड़ा शुक्रिया। सबसे पहले मैं तो बड़े अरसे से जब भी आपके प्रोग्राम में आता हूँ, नज़ीर लगारी साहब भी पास हैं, आज बड़े सीनियर भी गवाह हैं, मेरी इनसे भी अक्सर थोड़ी सी एक्सचेंज ऑफ हीट किस्म की चीज़ें होती रही। मैंने कहता रहा हूँ कि खंजर उठेगी ना तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। मसला ये है कि आज ये जो बड़े ज़ीरक, बड़े सियाने, बड़े काइयाँ किस्म के जो सियासतदान थे, बड़े तजर्बाकार भी थे अपने आप को कहते, आखिर क्या हुआ, ये इत्तेहाद कायम नहीं रख सके। ना ये इत्तेहाद जमहूरियत की वजह से बना था, ना जमहूरियत के बचाव के लिए टूट गया, ना ये इत्तेहाद अवाम के लिए बना था, ना उसकी वजह से टूटा है। ये बना था हिस्से के बुनियाद के ऊपर। आप देखिए कि शर्मनाक बात यह है कि पाकिस्तान की अनाने सियासत के अंदर रहने वाली ये जमातें आज किस बात पे अलग हुई हैं। नून लीग कह रही है कि हमारे हिस्से का डिप्टी चेयरमैन नहीं मिला,
यही तो हम कह रहे हैं पहले दिन से कि इस इत्तेहाद का, जो कि नाबालग नौमौलूद बच्चों का सरबराही में बना हुआ इत्तेहाद था, ये शुरू दिन से सलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह का मकरू खेल खेल रहे हैं। दोबारा ये अपने हिस्से की वजह से इकट्ठे हुए थे। अब पीपल्स पार्टी ने क्योंकि इनके जाके डी के अंदर गोल कर दिया है, वो अपना सारा हिस्सा समेट के भाग गए हैं, और नून लीग बेचारी रोंदू बच्चों की तरह अपनी एड़ियां रगड़ी है कि नहीं हमारा हिस्सा किधर गया, अब हमें हिस्सा नहीं मिला। तो ना अब जमहूरियत खतरे में है, ना पाकिस्तान के अवाम की फिक्र है, ना आप किसी किस्म की कोई इंटरनेशनल एरिना में पाकिस्तान की फिक्र है। देखिए मुदस्सर, बात यह है, ये इत्तेहाद बना था करप्शन बचाने के लिए, एनआरओ लेने के लिए। ये इत्तेहाद बना था अपने अपने हिस्से बटोरने के लिए, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने अपने हिस्से के अलावा सियासत में रहना ही नहीं चाहती हैं। अब मैं भी सवाल उठा रहा हूँ आपके साथ मिलके। उस्मान साहब, तो फिर आप भी कोई हिस्सा दे रहे हैं? मैं तो सवाल ये है कि आप भी कोई हिस्सा दे रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ताकि वो कम से कम वहां से निकली है तो उसके लिए भी तो कोई सेफ पैसेज हो। आप क्या हिस्सा दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को? देखिए, एक बात मैं बिल्कुल आपको दोबारा कैटेगोरिकली कह दूं कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जितनी जमातें हैं, इनकी सियासत का महवर नंबर 1 करप्शन है, नंबर 2 उस करप्शन को बचाना है, नंबर 3 तवातर से झूठ बोलना है। अब मसला ये है कि झूठों का ये इकट्ठ जो था अपने अपने हिस्से का लालच किए बैठा था। अब पीपल्स पार्टी अपोजिशन की सारी हिस्से की गेम में ज्यादा हिस्सा समेट के तो अपना आराम से बैठ गई है। हमारी हुकूमत जो है, जिसके सरबराह मेरे वजीर आजम, आपके वजीर आजम इमरान खान है, कैटेगोरिकली कह चुकी है कि एनआरओ नहीं मिलेगा, नंबर 1 किसी सूरत नहीं मिलेगा। आप 11 जमातें भी मिल गई पाकिस्तान में करप्शन की सुर्खेल, आप 225 भी मिल जाएं तो भी एनआरओ नहीं मिलेगा। कोई प्रेशर हम इस पे कबूल नहीं करेंगे, आपको हिसाब देना होगा। और आज मैं हिसाब के ऊपर जरा आपकी नजर कर दूं, आज इलेक्शन कमीशन में बड़ा मजा का खेल सूरत हाल बन गई। ये जो गए थे झूठों की जमातें सारी, जो हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस लेके, आज जब उनसे हमारे लोगों ने, यानी फरक हबीब ने जो लीड कर रहे हैं हमारे केस को, नून लीग से कहा कि जरा अपने डोनर्स की तफसील दें, तो आपको पता है नून लीग का मौकफ क्या था? कहते हैं हमारे डोनर या तो लापता हो गए हैं, बाकी फौत हो गए हैं। ये हैं झूठों के वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर तमाम तर सियासत झूठ पे करते हैं। यानी जब भी इनसे सवाल करो, मनी ट्रेल मांगो, डोनर्स का हिसाब मांगो, या वो भाग जाते हैं हवाखोरी करने, या वो मर जाते हैं। जब इनसे इदारों ने सवाल किया मनी ट्रेल दें, अपनी सारी लूट मार की, कहते हैं हमारे दादा ने हमें दी थी। ये तो वो सारी जमातों का केस जो है ना, फॉरेन फंडिंग का, वो सामने आए तो वो सबका हिसाब हो। नज़ीर लगारी साहब का मौक़िफ़ जान लेते। लगारी साहब, ये बड़ी मजबूत किस्म की पीडीएम अपोजिशन, ऐसा लग रहा था कि इतनी मजबूत अपोजिशन नहीं हमें नजर आई, ना 2008 में, ना 2013 में, ना 2002 के बाद भी, इवन जहाँ जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी इतनी मजबूत अपोजिशन जो पार्लियामान के अंदर पार्लियामान के बाहर हो। अब वो 2 के बाद, 8 के बाद, 13 के बाद, और इवन 90s में तो मामलात ही और थे। ये इतनी मजबूत अपोजिशन को अचानक एक सीट का धचका हुआ, और वो था अपोजिशन लीडर सेनेट, और हर चीज़ बिखरती हुई नज़र आ रही है। क्या ये सिर्फ सीट का, मफाद का, हिस्से का मामला था जिस पर आपस में लड़ाई होगी? बहुत अफसोस हुआ, मुझे तो बहुत शदीद अफसोस हुआ है, इसलिए कि मैं पाकिस्तान में जो 50 साल जमहूरी तारीख़ है, जो मेरे सामने ज़माना गुज़रा है, इस पूरे ज़माने में जो मेरे लिए धचके और अफसोस का सबब बना है, वो इस इत्तेहाद का बरकरार न रहना है। और इसमें गलती कहाँ हुई, कैसे हुई, इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। हम तारीख़ के तालिब इल्म हैं, हमें अंदाज़ा है कि कौन कौन से मफादात कहाँ कहाँ पर होते हैं, और जब मफादात की गेम में इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो फिर बहुत करीबी लोग भी एक दूसरे से फासले पर होते हैं। दोनों बड़ी जमातें जो थीं, एक हद तक मेरा ये ख़्याल है कि उनका माजी अच्छा है और उनका माजी ख़राब भी है। मेरा ख्याल ये था कि ये ख़राब माजी से जान छुड़ाते और बेहतर माजी की तरफ चलते, और एक दूसरे को डॉज देने की कोशिश न की जाती तो ज़्यादा बेहतर था। और जिस तरह से अच्छी गुफ्तगू की है हमारे दोस्त ने, राना एहसान साहब ने, मुझे अब भी ये तवक्को लगती है कि
अच्छा लगारी साहब, इस पे बात मज़ीद भी करते हैं, लेकिन ये खबर हमने इब्तिदा में दी है, मैं चाहूँगा उस पर मज़ीद दोबारा से बात हो, क्योंकि वो मतकाज़ी है गुफ्तगू की जो आप बैठे हुए हैं बाकी हुकूमत में। वो बहुत खौफनाक ये खबर है ब्रॉडशीट रिपोर्ट पर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कि अदम ताउन की कली खुली है। ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की है, रिकॉर्ड को कई महकमों हद तक दूसरे बर्रे आज़म तक भी गायब कर दिया गया है। हुकूमती इदारों के अदम ताउन पर मोहनदास गांधी को फ़ख्र महसूस होगा, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। ये बड़ी अजीब व गरीब मामलात है कि जो ब्यूरोक्रेसी जिसके पास सारा रिकॉर्ड है, उसके हाथ से दस्तखत, उसके हाथ और उनकी सेफ अलमारियों तक वो फाइलें, और वहाँ से वो गायब हो जाना मामलात। और ये कमीशन रिपोर्ट जो है ये हुकूमत ने इसलिए बनाई कि तमाम तर चीज़ें सामने आए। तो ये लगारी साहब, ये जो चीज़ें हैं ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से जस्टिस अजमत सईद ने जो बात की, साथ में उन्होंने ये लिखा कि जब रिपोर्ट मारगिला के दामन में बैठ कर लिख रहे हैं तो गीदड़ जो हैं उनकी मौजूदगी भी वहाँ होती है, और गीदड़ भभकियाँ मुझे काम करने से भी नहीं रोक सकती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि माजी के अंदर जो कुछ फ्रॉड, जो कुछ मामलात हुए हैं वो किसी तरह से सामने आए, क्योंकि उसमें फिर सरे फहरिस्त जिन्होंने दस्तखत किए हैं वो भी शामिल होंगे, फिर जिन्होंने फ़वाइद लिए हैं वो भी शामिल होंगे। अच्छा, मैं इस पे टेक ले लेता हूँ। समी इब्राहिम साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। समी इब्राहिम साहब, ये एक जो सबसे पहला जुमला इसमें है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अदम ताउन करती हुई नज़र आ रही है। जो जस्टिस अजमत सईद साहब की रिपोर्ट के मामलात है, जो नोट लिखा गया है, क्या कहेंगे सर सूरत हाल पर? देखें, बात यह है कि जो इमरान खान साहब बात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, मैं माफिया से लड़ रहा हूँ, तो जो माफिया है वो कोई सिर्फ सियासतदानों की नहीं है, वो ब्यूरोक्रेट्स की भी है। और ये जस्टिस अजमत सईद की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल इसने वाजे कर दिया कि एक अगर हुकूमत एक कमीशन बनाती है तो उस कमीशन के जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं साबिक, उसके साथ भी ब्यूरोक्रेसी ताउन नहीं करती। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुश्किलात क्या हैं और इस हुकूमत की क्या मुश्किलात हैं, किस किस लेवल पर यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक है। तो ये तो बिल्कुल इसमें तो अब देखें ना कि बहुत सारे जो इदारे हैं, खास तौर पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, उन्होंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने तो एक सिंपल सा कह दिया कि जनाब हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इसका। अब कोई उनकी कोई आप कोई पूछ नहीं सकते किसी को। ये जो इतनी पेमेंट्स हुई, इतना पाकिस्तान की बदनामी हुई, और फिर ये इत्तेसाब के अमल के नाम पर इतना। और एक और जो जबरदस्त बात है इसकी कि वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं छुपाया, जैसे पहले शुगर माफिया के हवाले से और भी बहुत सारी चीजों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कभी भी कुछ छुपाया नहीं। और इस रिपोर्ट को इसको भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसे पब्लिक करें। तो ये लेकिन बेबस है हुकूमत, नजर आ रहा है बिल्कुल। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो दूसरे सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज हैं, पिछले 30 साल में यहाँ पर सियासत के नाम पर लौटा गया है, एक दूसरे की हमायत, और ये कहा गया कि ये खुद ठीक कर लेंगे। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे मामलात हैं, कहा जाता है कि पार्लियामेंट खुद उनको ठीक कर लेगी। भाई जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, जिसमें पार्लियामेंटेरियन का मुस्तकबिल वाबस्ता है, उनकी करप्शन से वाबस्ता चीजें हैं, वो तो क्लब की तरह एक्ट करेंगे। वो क्यों कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे किसी को कुछ सजा मिलेगी? वो तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। और जो उनको हटाने की बात करता है, इस सिस्टम को, स्टेटस को की दूर करने की बात करता है, तो बीच में एजेंसियां आ जाती हैं। सब एजेंसियों की पैदावार है। पिछले 70 साल में बड़े बड़े नाम पाकिस्तान की सियासत पर चमकते रहे और अब भी चमक रहे हैं। इनकी परवरिश एजेंसियों ने ही की है। जिंदगी के इब्तदाई दौर में ये उन्हीं की आगोश में आंखें इन्होंने खोली हैं सब ने। लेकिन अब वो सारे के सारे इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत उन्होंने बनाई है, कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भी लिए भी तैयार नहीं है। तो अच्छा समी साहब, ये इसमें जो चीज़ें सामने इस रिपोर्ट में कुछ अभी इब्तदाई तौर पर जहाँ मेरे पास जो टिकर्स हैं उसमें इब्तदाई तौर पर जो चीज़ें आई कि यहाँ तो रिकॉर्ड गायब हुआ है, बर्रे आज़मों तक ये रिकॉर्ड भी गायब हो गया, यानी कि दूसरी जगहों से भी। तो यहाँ पर अफसरशाही, सुर्ख फीता जिसे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये कार्टल, फिर सियासतदान और वो तमाम लोग जिन्होंने इससे फ़वाइद हासिल किए या जो बिलवास्ता बिलावास्ता इस तौर से जुड़े हुए थे, फिर तो सर ये अजमत सईद साहब बैठे रहें, उनसे जब ताबुन ही नहीं होगा तो फिर तो इंतज़ार जो है वो क़यामत तक के वाले मामलात होंगे कि किसी चीज़ को सामने ला ही नहीं पाएंगे। वज़ीर आज़म चाहते रहें, कहते रहें, लेकिन हक़ाइक़ इसी तरह से छुपाए जाते रहेंगे, वो सामने नहीं आ पाएंगे। फिर मुझे ये बताएं कि जो रिकॉर्ड गायब हुआ
तो क्या वो किसी ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड तो नहीं था ना? उसका जो मेन जो लोग उसके जो बेनिफिशियरी थे तो डेफिनेटली वही उसके पीछे थे। बिल्कुल। मैं किसी को यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई किसी ने जुर्म किया है या नहीं जुर्म किया, क्योंकि जब तक कोई अदालत किसी को कन्विक्ट ना करे हम किसी को मुजरम नहीं कह सकते। मैं एक ब्रॉड बेस, मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ हमारी सियासत की। और ये जो जस्टिस अजमत सईद शेख की जो रिपोर्ट है कि उन्होंने बड़ा सिंबॉलिकली इसमें कहा कि गीदड़ों की आवाजें आई, गीदड़ भड़काने की भी बात, और शुरू से ही जब वो थे तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से उनको लताड़ना शुरू किया था, तो वो अब जो असल जो मामला है पाकिस्तान का कि जिस बेदर्दी से लूटा गया और वो इतना ज्यादा माल है कि अभी मुझे कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती जिसमें कोई वो माल मसरूका की वापसी हो। लेकिन कम से कम पाकिस्तान के लोग, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, एक मैसेज तो उनको जाता है कि खुदा के लिए आने वाले इलेक्शंस में उन लोगों को वोट दें जो क्लीन है, जो बार बार चेहरे बदल के आ रहे हैं, कभी किसी के दुश्मन। लेकिन इस वक्त ये जो अलायंस है पीडीएम में, एक मिनट सिर्फ लूंगा, ये वो लोग हैं कि वो एक दूसरे को गद्दार करार देते रहे, जो एक दूसरे को चोर करार देते रहे, कस्में उठा उठा के कहते रहे ये लुटेरे हैं। मेरा एक दोस्त है काजी सईद, जीएनएन में मेरे साथ पहले काम करता था, हम लोग प्रोग्राम करते थे। वो जब भी इनके पुराने बयान को कहता था, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये सारे सच बोल रहे हैं एक दूसरे के बारे में। तो ये पाकिस्तान का अलमिया है। तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। बाकी नजीर लगारी साहब इंतहाई मोहतरम और बड़े सीनियर वो पॉलिटिशियन वो हैं, सहाफी हैं, सर पॉलिटिशियन देख चुके हैं सारा कुछ। नहीं, सहाफी सियासतदान भी होता है, इसलिए कि वो सियासत की बारीकियां सियासतदानों से ज्यादा समझता है, मैं आपको बताऊं। और नजीर लगारी साहब जो है वो इन तमाम चीजों को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और समझते हैं। और आप इनसे पूछे, ये पूरी हर एक का कच्चा छटा खोल के आपको पकड़ा देंगे। सर जो बात भी कर रहे हैं समी साहब, लगारी साहब के जो रिपोर्ट के मंदरजात हमने आज अपने नाज़रीन को भी बताए हैं, इब्तदाई तौर पर वो बड़े खौफनाक और बड़े ख़तरनाक किस्म की वो चीज़ें हैं। ये तो फिर हम बैठे रहें, इंतज़ार करते रहें, कौन मुजरिम है वो सही बात करे, वो तो अदालतें ही फैसला करेंगी। लेकिन सर सिरा ही ना पकड़ा जाए, दिखाई ना दे कुछ चीज़। अगर एक सुप्रीम कोर्ट के फाजिल रिटायर्ड जज ये बात करें कि ये अदम ताउन हो रहा है, तो फिर उसके बाद छोटी मोटी इन्वेस्टिगेशन तो आप कर ही नहीं पाएंगे कोई एक ऑफिसर। नहीं, ये तो रिटायर्ड जज है ना जी। सुप्रीम कोर्ट लार्जर बेंच पूरा। जी समी साहब बोलें। जूस मंगवाऊं कि चाय मंगवाऊं? मैं ये कह रहा हूं कि जो शेख अजमत सईद तो सिंगल रुकनी बेंच, वो जो कमीशन था उसके पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने, जिसमें सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं थे, बाकी सारे जज साहबान थे, वो कह चुके हैं कई दफ़ा, नैब की मौत का ऐलान कर चुके, वो सरकारी इदारों की, FIA की, दीगर इदारों की उनकी तदफीन का बंदोबस्त करने के तक का बात हो चुकी है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जनाब जस्टिस अजमत शेख सईद साहब को ये भारी पत्थर नहीं उठाना चाहिए था अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस कोर्ट जैसे ना होते। अगर वो कोर्ट जैसे अथॉरिटीज़ की तरह अगर वो कमीशन को नहीं चला रहे थे तो फिर उन्हें ये नहीं लेना चाहिए था, ये जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी। ये अब तक जो कुछ सामने आया है, मैं इंतहाई आजिज़ी और इनकसारी के साथ बहुत मोहतात अंदाज में ये कह सकता हूँ कि शेख साहब ने सरकारी खर्च पर एक अफसाना लिखा है और बड़ा शानदार है और उसका डिक्शन ज़बरदस्त है। और उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है उससे तो मोहनदास करमचंद गांधी की रूह जो है वो खुश हुई होगी, और उन्हें जो है वो गीदड़ों की आवाज़ें आती थीं और वो गीदड़ भपकियों से नहीं डरते। और अगर इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसे थे जिसको उन्होंने किसी रिजल्ट तक ले जाना था, ले जाना उनका असल मकसद था, तो उसको पूरा होना चाहिए था। सही। अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऐसे नहीं थे जिससे उन्हें आज़ादी से काम करने का मौका मिलता, तो मेरे ख्याल में उन्हें कमीशन की सरबराही कबूल नहीं करनी चाहिए। सर यहाँ तो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो
बनी थी कमेटी, वहाँ पर भी वाजिद ज़िया के लिए बड़ी मुश्किल थी, वो नहीं कुछ चीज़ें काबू कर पाए थे, कभी SCCP में, कभी FIA में, कभी वहाँ, यहाँ तो फिर रिटायर्ड जज के लिए तो फिर तो यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। जिसका जहाँ पर जिस कब्जा है वो कर ही नहीं पाएगा ना सर। उन्होंने नहीं किया, वज़ारत खजाना ने नहीं किया, वज़ारत खारजा ने नहीं किया, आपके अटॉर्नी जनरल कमीशन के ऑफिस ने नहीं किया, बैरून मुल्क आपके दफातर ने कुछ नहीं किया, किसी ने भी कोऑपरेशन नहीं किया। और शायद जज साहब ने भी इस्लामाबाद से बाहर मैं ठीक जमातों के ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस तरह से जो है क्या सोच रहे हैं। राना एहसान साहब से पहले, राना साहब आपकी जमात बहुत ज़्यादा आज़मत सईद साहब के हवाले रही, ब्रॉडशीट की अभी तहकीकात शुरू नहीं हुई, मामला आए ही नहीं, उनका नाम आया तो आप लोगों ने महाज ही खोल लिया उनके खिलाफ। तो ये आज जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, तो क्या ये कोई आपकी जमात के भी ताने बाने जुड़ गए थे, कोई अफसरान थे जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि गीदड़ भभकियां, या कोई और मामला आपको लग रहा है कि जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, अजमत सईद साहब की जब वो बात आती है तो उनकी न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाए गए थे कि वो क्या न्यूट्रल तरीके से इस रिपोर्ट को जो है वो बना सकेंगे या नहीं बना सकेंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसे लगता है कि उनके ये एक नामुकम्मल रिपोर्ट है, क्योंकि किसी ने उनके साथ तावन ही नहीं किया। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, बहुत क्या मुश्किलात हैं या बहुत आप बेबस है आपकी हुकूमत के, जैसे अजमत सईद साहब के रूट ये हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती। ये मुझे याद है आज से कुछ 2 साल पहले हमें इंटरव्यू देते हुए गवर्नर पंजाब भी ऐसे ही गिले कर रहे थे, इमरान खान साहब खुद ऐसी बहुत सारी बातें भी करते रहे हैं। ये क्या ब्यूरोक्रेसी हो या कोई ऐसे कार्टल हो, वो आपको काम भी वो नहीं करने देते जिसके अहकामात भी वज़ीर आज़म देते हैं? देखिए मुदस्सर, यही वो बात है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में आज टेलीविज़न को, मुझे और आपको और पाकिस्तान के बिलखुसूस तमाम फ़िक्री रहनुमाओं को, जिनमें लगारी साहब भी शामिल हैं और मुतअद्दिद लोग इसमें शामिल हैं जो ऑनेस्ट पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमें इस फितने को यहाँ हाईलाइट करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म आपके और बड़ी मुद्दत से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो अशराफिया और सियासतदान हैं, और बिलखसूस ये जो 2 जमातें हैं, कैटेगोरिकली कह चुके हैं और इसके अमली तौर पे आपके सामने शवाहद आ गए हैं। ये सियासतदान नहीं है, ये सियासी पार्टियां नहीं हैं, ये वक्त के साथ साथ बन चुके माफियाज हैं। इनके अंदर कातल, उजरती कातल, इनके अंदर दबाव डालने वाले लोग, इन्होंने एक वक्त के साथ साथ अपना एक निज़ाम वज़ा कर लिया है। और शेख अजमत सईद के जो उन्होंने इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि मुझे कुछ गीदड़ों की आवाज़ें आती रहीं, देखिए इस पर खुल के बात होनी चाहिए। कौन थी जमात जो शेख अजमत सईद साहब को धमकियाँ लगा रही थी? मुस्लिम लीग नून थी। किसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया? मुस्लिम लीग नून ने किया। कौन जजिस को कत्ल करवाने की धमकियां देती रही? मुस्लिम लीग नून देती रही। कौन जो सिंध के अंदर कह रहा है कि अगर हमारी जो आपने उनको बहाल ना किया MP को तो हम आपको मिसाइल मार के मार देंगे, जजिस को कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है। किसने सहाफ़ी उज़ैर मेमन को कत्ल किया? और उज़ैर मेमन ने कत्ल होने से पहले कहा कि मुझे पीपल्स पार्टी कत्ल करवाना चाहती है। देखिए मसला ये है, सहाफ़ियों के कत्ल हो, सियासी लीडरों की कैरेक्टर असैसिनेशन हो, जजिस के ऊपर कातलाना हमले हो, सहाफ़ियों की मार पिटाई हो, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस की बंदिश हो, ये माफियाज हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये सियासतदान नहीं है। सर आप हुकूमत भी तो आपकी है ना, करना इसका हल भी निकालना। मुदस्सर भाई एक बात जरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए मैं गुजारिश करूंगा, मुल्तमस हूँ मैं नज़ीर लगारी साहब से, इनका बड़ा तजर्बा है, ज़रा हमें ये थोड़ा सा वाज़िया करें कि कानून की रोशनी तो एक होती है, बादियो नजर के अंदर कौन हो सकता है जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के कमीशन को काम करने से रोकता है? जाहिर बात है वही लोग थे ना जिनको इसका खतरा था, जिन्होंने साहब आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दे दिया। मैं चाहूंगा इस पे एक अलग नशिस्त हो, लगारी साहब हों, उनके माजी में बहुत कुछ देखा, आप हों मौजूद हो, हम इस पे बात करें कि क्या वजह है, हुकूमत के ऑर्डर होते हैं, चीजें ये पूरा इस पे होता है। मैं क्विकली राना साहब आप पॉइंट दीजिए, मैं फिर उसके बाद आगे कोरोना की सूरत हाल बतानी जो बहुत खतरनाक हो रही है। जी राना साहब, ब्रॉडशीट का असल मसला तो ये है कि ये पता लगे कि किसने ऐसा मुआहदा किया कि बगैर किसी रिकवरी के ब्रॉडशीट अरबों रुपया पाकिस्तान का ले गया, कौन उसमें शामिल था? ये मुद्दा है सारा। आप इसके इर्द-गिर्द घुमाई जाएं, जो बातें आपने लेक्चर देना है आप झाड़ी जाएं,
लेकिन ये पता चलना चाहिए था, ये तो पता नहीं चला कि ये किसने मुआहदा किया ऐसा कि अरबों रुपए कंपनी लेगी, रिकवरी एक फूटी कौड़ी की नहीं हुई। सर यही राना साहब यही तो मामला है कि वो जो कुछ हुआ है उसमें क्या सिर्फ हुकूमतें शामिल हैं, ब्यूरोक्रेसी है, या कोई और लोग शामिल हैं? ये बड़ा अहम पॉइंट है, हम इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब आपका, उस्मान सईद बसरा साहब, लगारी साहब, आप तीनों अहबाब का शुक्रिया अदा करते हैं। कोरोना की सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है इस वक्त, और इस पर बात भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सीमी जमाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर असद असलम साहब सीओ हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद हैं। असद असलम साहब, इस वक्त पंजाब की सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, लाहौर बड़ा मरकज़ बन रहा है। बुनियादी तौर पर यह कहा जा रहा है कि यूके वाइब्रेंट है, जो लोग आए हैं उसके बाद ये फैला है, लेकिन सर ये पहली लहर से भी ज़्यादा खौफनाक क्या सूरत हाल इख्तियार किए हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जी कि सूरत हाल वायरस, म्यूटेंट वायरस जो यूके से बेसिकली ट्रांसफर हुआ है, उसमें 2 म्यूटेशन डिटेक्ट हुई हैं जी, और ये बड़ा अग्रेसिव वायरस है और उसकी ट्रांसमिशन बहुत रैपिड है। हमने पहली वेव देखी, दूसरी वेव देखी, उसमें इतनी ट्रांसमिशन इतने रैपिड और इतना अग्रेसिव ये वायरस नहीं था कि दिनों में मरीज को बायोलेटरल निमोनिया में मुबतला कर और 2-3 दिन में घर रहने के बाद वो इस हालत में हो जाता है, आईसीयू में दाखिल करने के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं होता। तो असद असलम साहब, इस वक्त पहले ये भी सुना गया कि लाहौर में और बाकी पंजाब के कुछ डिवीजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स में सूरत हाल इतनी खतरनाक होगी कि जैसे पहले हम कह रहे थे कि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, क्या वाकई सर यही सूरत हाल है? देखें, ये बात दुरुस्त नहीं है कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है। इस वक्त लाहौर में कोई 2 घंटे पहले की फिगर बता रहा हूँ, 52 वेंटिलेटर्स अभी हमारे पास मौजूद हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल आती है तो हम पेशेंट को दाखिल कर सकते हैं, हम किसी को रिफ्यूज नहीं कर रहे। और हर दिन गुजरने के साथ मजीद कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमने हर चीज को स्टैंड बाय रखा हुआ है कि इतने पेशेंट हो गए तो हमने इतनी वार्ड और तैयार कर लेनी है, और उस हिसाब से हम अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से मुनासिब तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सही। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहिए। डॉक्टर सीमी जमाली साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त कराची की सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है, यहाँ पर वो उस तरह से लॉकडाउन भी नहीं है और हॉस्पिटल्स के हवाले से भी कहा जा रहा है कि मामला कदरे बेहतर हैं हमारे पास पेशेंट के एतबार से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में और सिंध में ओवरऑल ही सिचुएशन काफी बेहतर है और अल्लाह करे कि बेहतर ही रहे, बिकॉज जो मेरा ख्याल में हमारे पास जो सेकंड वेव थी काफी हाई किस्म की वेव आई थी एंड देयर वाज अ ग्रेट सर्ज के मरीजों की। अब जो थर्ड वेव आई है इसके अंदर पंजाब के अंदर और केपी में डेफिनेटली बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ पेशेंट्स बढ़ गए और इन्फेक्टिविटी रेट भी उधर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कंटेजियस ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वायरस दैट वाज देयर अर्ली। अब ये वायरसेस हम सबको पता है और इनकी विरुलेंस जो है और वायरल लोड ज्यादा होता है मरीजों के अंदर, इसलिए भी कंटेजियस भी हो जाते हैं और ये रैपिडली बड़ी जल्दी स्प्रेड करते हैं। और दूसरा ये कि इनकी इन्फेक्शन भी इतने हाई ऐसा होता है कि बहुत पेशेंट्स जो हैं बहुत जल्दी से बहुत बीमार हो जाते हैं। तो हमने अभी देखा है, लेकिन इस वक्त सिंध में और कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है सिचुएशन, अल्लाह करे बेहतर ही रहे। और लॉकडाउन के और एसओपीज के जो फॉर्मेट है वो कल होम डिपार्टमेंट ने सिंध ने और जो सबको मालूम है, लेकिन मैं एक बात समझती हूँ कि जो हमारे लोगों को समझ नहीं आती वो ये है कि एसओपीज को फॉलो करें, देखें अपनी जान बचाने के लिए और दूसरों की जान की हिफाजत करने के लिए एसओपीज ही एक चीज है जो काम आएगी। और नंबर 2 वैक्सीनेट करवाएं। डॉक्टर साहब, ये बात हो रही कि इस लहर में बच्चे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या नंबर्स जो हमारे पास सिंध में, कराची में बच्चों के हवाले से भी आ रहे हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं इस वायरस से? जी, बच्चों के हवाले से सिंध में बहुत कम रेट रहा है, बहुत ही कम मेरा ख्याल से, लेकिन ये कि बच्चों पर हमने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया था क्योंकि बच्चों में ये इन्फेक्शन हो रहा था लास्ट टाइम, बहुत कम हुआ है, अगर हुआ भी है तो इतना कि वो लोगों की नजर में नहीं आया। लेकिन जो एल्डरली लोग थे और वो लोग जो जिनको कोमॉर्बिड भी होते हैं, जिनको दूसरी बीमारियां भी साथ में लाक होती हैं, और जो स्मोकर्स होते हैं खास तौर पर, उनमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था।
तो अब की दफा तो लाइक जो हम पंजाब की सूरत हाल देख रहे हैं उसमें तो इन्फेक्शन रेट भी बहुत ज्यादा हाई है और हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी भी कम है। तो खुदारा प्लीज लोगों से एक हमारी इल्तमास है कि SOPs को फॉलो करें, क्योंकि अगर SOPs फॉलो नहीं हुए तो फिर पूरी मर्ज पर हम काबू ही नहीं कर सकेंगे। और वैक्सीनेशन का अमल जो है वो हो रहा है पाकिस्तान में। चाइना ने इतनी हमें वैक्सीन डोनेट की है, लोगों की वो इंजेक्ट नहीं करा रहे अपने आप को। इन मिथ्स पे और डिसबिलीफ पे मत जाइए, प्लीज अपने आप को वैक्सीनेट कराएं ताकि अपनी जान की भी हिफाजत करें और दूसरों की जानों की भी हिफाजत करें। डॉक्टर साहबान मुसलसल SOPs के हवाले से और वैक्सीनेशन के हवाले से तमाम लोगों से गुजारिश करें। अब अपना आप लोगों ने बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीमी जमाली साहब आपका, डॉक्टर असद असलम साहब आप दोनों अहबाब को शुक्रिया अदा करते हैं। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अगर आप महफूज होंगे तो आपके इर्द गिर्द के लोग महफूज होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।